नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टू करियर में। आज हम पढ़ेंगे CAIIB पेपर 4 यानी BRBL का मॉड्यूल ए और यूनिट 1 लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक्स। अगर आप CAIIB की तैयारी कर रहे हैं और इस टॉपिक को आसान तरीके से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। आज हम जानेंगे कि आरबीआई के पास बैंक्स और एनबीएफसीज को रेगुलेट करने के लिए कौन-कौन सी पावर्स हैं और कैसे ये हमारे बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित करता है। चलिए दोस्तों, अब हम CAIIB पेपर 4 जो कि BRBL है, मॉड्यूल ए, यूनिट 1 लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक्स पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं बिजनेस ऑफ बैंकिंग के बारे में। ठीक है, तो बिजनेस ऑफ बैंकिंग जो है उसको कौन डिफाइन करता है, तो वो है बैंकिंग इन इंडिया इज मेनली गवर्न्ड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इन्हीं दोनों एक्ट में जो है वो डिफाइंड है कि बिजनेस ऑफ बैंकिंग क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे देखते हैं। बैंकिंग इज डिफाइंड इन सेक्शन 5B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एज फॉलोज। बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टिंग of deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, order और अदरवाइज। ये इसका डेफिनेशन है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 5B में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। Under Section 49A of Banking Regulation Act, no person other than a banking company, Reserve Bank of India, the State Bank of India, or any other banking institution, firm, or other person notified by the central government in this behalf is authorized to accept deposit withdrawable by check। ये जो सेक्शन 49A है ये यह कह रहा है कि कोई भी जो पर्सन है या एंटिटी है जो कि आरबीआई के द्वारा मान्य नहीं है, इनको छोड़ करके, जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या फिर और भी कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, अगर वो बैंक नहीं है या फिर उनको आरबीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वो कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जिसे कि चेक के द्वारा विड्रॉ किया जा सकता हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक अंडर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 1998। ठीक है, ये जो एनबीएफसी हैं, एनबीएफसी का भी जो एक्सेप्टेंस का जो डिपॉजिट का जो क्राइटेरिया है वो भी इसका जो रिजर्व बैंक का जो डायरेक्शन 1998 में आया था उसमें मेंशन है और उसी के तहत रेगुलेट होता है। इन इंडिया इट इज नेसेसरी टू हैव अ लाइसेंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉर कमेंसिंग और कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। भारत में जो है कोई भी संस्था या कोई भी इंस्टीट्यूशन तभी बैंकिंग का कार्य कर सकती है जब उसको कि रिजर्व बैंक से लाइसेंस मिला हुआ हो। और वो लाइसेंस किस तरह मिलता है, किस सेक्शन के अंडर मिलता है, तो उसका सेक्शन है 22 जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि एवरी बैंकिंग कंपनी मस्ट यूज द वर्ड बैंक एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम वाइड सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट एंड नो company other than banking company can use the word bank, banker, banking as part of its name। और ये एक्ट यह भी कहता है कि कोई भी कंपनी जो कि लाइसेंस प्राप्त नहीं किया हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा और जो बैंकिंग के लिए कार्य के लिए अधिकृत नहीं है, वो बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्द का उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड।
अभी हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल फ्रेमवर्क। बैंक्स इन इंडिया फॉल अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। मतलब कोई भी जो बैंक है ना, वो भारत में इन्हीं तीनों में से किसी न किसी में फॉल करता है क्राइटेरिया में। जिससे पहला है बॉडी कॉरपोरेट कंस्टिट्यूटेड अंडर ए स्पेशल स्टेटस, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956, और जो कि अभी लेटेस्ट कंपनी एक्ट 2013 है, और ए फॉरेन कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर ए सेंट्रल और स्टेट इनेक्टमेंट। ठीक है, इसमें जितने भी अपने पीएसयू वगैरह आएंगे वो इसमें बॉडी कॉरपोरेट में आएंगे। सारे प्राइवेट इंडियन बैंक हो या फिर फॉरेन बैंक हो, वो अपने कंपनी रजिस्टर एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं। और बाकी कोऑपरेटिव में आपको स्टेट कोऑपरेटिव हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हो गया, ये सब आते हैं। ठीक है, हाँ, अभी हम लोग देख लेते हैं। पहला उसका जो ऑप्शन है बॉडी कॉरपोरेट कंस्टिट्यूटेड अंडर ए स्पेशल स्टेचू। तो ऐसे बैंक जिन्हें स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के से बनाया जाता है, और ये कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं होते बल्कि सेपरेट लॉ से बनते हैं। मतलब जिसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी रूल या रेगुलेशन के द्वारा स्थापित किया जाता है, वैसे कंपनी को बॉडी कॉरपोरेट बोला जाता है। ठीक है, इनका अपना इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी होता है। इनकी एक्टिविटी और पावर उस एक्ट में क्लियरली मेंशन होती है। जैसे कि एग्जांपल है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अंडर एसबीआई एक्ट 1955, एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1989, और आरबीआई इटसेल्फ, जिसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा गठन किया गया है। और सबसे आखिर में है रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1977। इन सभी को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भारत सरकार के द्वारा गठित किया गया है एक स्पेशल लॉ के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग जो दूसरा ऑप्शंस था उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कंपनी रजिस्टर अंडर कंपनी एक्ट 1956 और 2013। ऐसे बैंक जिन्हें एक कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इन पर कंपनी एक्ट प्लस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 दोनों ही लागू होते हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर के जो भी बैंक हैं वो अंडर सेक्शन 3 ऑफ 1956 कंपनी एक्ट और इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013, यानी 1956 और 2013 का जो दोनों भी जो कंपनी एक्ट है उसका जो सेक्शन 3 है उसके तहत जो भी लॉ वगैरह हैं इन पे लागू होते हैं। पब्लिक और कुछ फॉरेन बैंक जो है वो कंपनी एक्ट का सेक्शन 242 का जो रूल है वो फॉरेन बैंक पे लागू होता है, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो भी हैं विद इन इंडिया में जिनका ये है। फिर फॉरेन बैंक्स यस बैंक, इंडसइंड बैंक, या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये भी इंडियन ही है। फॉरेन बैंक्स का जो इंडिया में ब्रांचेस हैं लाइक एचएसबीसी, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एक्सेट्रा। अभी थर्ड जो है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट। जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो कहीं भी या तो स्टेट के अंदर में या सेंट्रल के अंदर में वो रजिस्टर्ड रहेंगे। ये बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट सेंट्रल या स्टेट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। इन पर ड्यूल रेगुलेशन होता है। जो भी कोऑपरेटिव बैंक है उस पर 2 रेगुलेशन या 2 मॉनिटरी अथॉरिटी आप मान लें उसका, या फिर 2 लोगों का रूल चलता है। एक हो गया उसमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग ऑपरेशन के लिए, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट गवर्नमेंट मैनेजमेंट एंड एडमिन के लिए। ये मेंबर्स शेयर होल्डर्स द्वारा संचालित होते हैं। एग्जाम्पल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसे कि हम लोग पैक्स भी बोला जाता है।
अभी इसी को हम लोग समझते हैं कि अगर बैंक किसी भी स्पेशल लॉ से बना है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बॉडी कॉरपोरेट बोलेंगे। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, नाबार्ड हो गया, एक्जिम हो गया, ठीक है। अगर बैंक एक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है और वो जो है कंपनी अंडर कंपनी एक्ट के द्वारा संचालित है तो उसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक भी उसमें आते हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। और अगर बैंक कोऑपरेटिव सेटअप में है तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे अर्बन कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव, पैक्स वगैरह ये सब आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एक्ट 1934। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 was enacted to constitute the Reserve Bank of India and came into force from 6th March 1934। अगर आपको रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए तो मेरे ही चैनल पे रिजर्व बैंक के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इस एक्ट को बनाने का पर्पस क्या था मेनली, कि भारत में एक सेंट्रल बैंक स्थापित होना था। इसके लिए बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना और करेंसी इशू करना, जो भी पूरे देश के अंदर में बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करने का काम और करेंसी इशू करने का काम, ये सब रिजर्व बैंक को ही है। इसका जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट और कमेंसमेंट है वो है 6 मार्च 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। स्थापना हुई है 1935 1 अप्रैल को, बट जो एक्ट है उसका जो इनेक्टमेंट जो हुआ था, कमेंसमेंट जो हुआ था वो 6 मार्च 1934 से है, ठीक है। आरबीआई एज अ बॉडी कॉरपोरेट, आरबीआई को एक बॉडी कॉरपोरेट लीगल एंटिटी बनाया गया है। इसमें परपेचुअल सक्सेशन, लगातार अस्तित्व और कॉमन सील भी है। आरबीआई को सू, केस करना और वी सी केस झेलना का अधिकार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का और भी जो पहलू है उसे देख लेते हैं। इसका जो कैपिटल था स्टार्टिंग का वो 5 करोड़ रुपए था और ये जो पूंजी थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से सब्सक्राइब की थी। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, तब से यह 100% सरकारी संस्था है, ठीक है। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है और देश भर में इसकी रीजनल ऑफिसेस और सब ऑफिसेस हैं। इसका जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसमें आरबीआई का जो संचालन है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक गवर्नर होता है, जिनके कि 2 रुपये से ऊपर के नोटों पे दस्तखत वगैरह भी होते हैं, आपने देखा होगा। अधिकतम जो डिप्टी गवर्नर हैं वो 4 हो सकते हैं। 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के रूप में माना जाता है। 10 गवर्नमेंट नॉमिनेशन डायरेक्टर डिफरेंट सेक्टर से, अलग अलग सेक्टर से उनको नॉमिनेट किया हुआ रहता है सरकार के द्वारा, ठीक है। 4 डायरेक्टर फ्रॉम लोकल बोर्ड्स मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली से होते हैं। फंक्शन जो है वो, फंक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो फंक्शन इसका क्या क्या है। करेंसी इशू करने का सोल अथॉरिटी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। क्रेडिट कंट्रोल और मॉनेटरी स्टेबिलिटी मेंटेन करना, जो कि आप जानते हैं सीआरआर, एसएलआर और बहुत सारे टूल्स हैं जिसके द्वारा आरबीआई करती है। फिर एक गवर्नमेंट का डेट मैनेजर, जो सरकार का डेट मैनेजमेंट का काम है वो भी आरबीआई करती है। बैंक्सों को रेगुलेट करना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के साथ मिलकर के। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फेमा जो है 99, इसका भी जो है मैनेजमेंट का, फॉरेन एक्सचेंज का, ये भी काम जो है आरबीआई करती है। अब हम लोग बात करेंगे अमेंडमेंट्स एंड इम्पोर्टेंस के बारे में। समय समय पर इसके जो एक्ट हैं उसमें कई बदलाव हुए हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने आरबीआई की रेगुलेटरी पावर्स को और भी मजबूत किया है। आज भी आरबीआई का बेसिक लीगल फ्रेमवर्क इसी एक्ट से आता है।
भी हम फिर से इसके कुछ और पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि द आरबीआई एक्ट डिफाइंड एज ए शेड्यूल बैंक एज वन which has been included in the second schedule of RBI Act 1934। यह केवल उन बैंकों को शामिल करता है जो सेक्शन 42(6)(a) के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, जैसे न्यूनतम पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स। इसे लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट भी बोला जाता है, जो कि सेक्शन 17 और 18 में वर्णित है। इसका मतलब होता है कि आरबीआई उन बैंकों या वित्तीय संस्थाओं को फंड करता है जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में हाई रिस्क पर हैं या लिक्विडिटी इशू की वजह से दिवालिया होने के कगार पर हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी को बनाए रखना। ठीक है, इसका एक और मुख्य कार्य है रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी। ये 2019 का जो अमेंडमेंट था, इसके तहत इसका भी पावर इसको दिया गया है। तो इसमें जो है सरकार ने लॉ और रेगुलेशंस के लिए 2019 में मॉडिफिकेशन किया था, जिसके तहत कि आरबीआई को एनबीएफसी पे कंट्रोल का ज़्यादा पावर मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो आरबीआई जो है किसी भी बैंक को सेकेंड शेड्यूल में शामिल करने का इसका अधिकार भी आरबीआई के पास है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, ये भी आरबीआई जो है उस अनुसार एक्ट करती है ताकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी देश में बना रहे। और रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी, ये भी जो है आरबीआई का पास पावर है इसका। ठीक है, साधारण भाषा में अगर हम समझे तो कोई भी शेड्यूल बैंक जो है सेकेंड शेड्यूल में शामिल और सेक्शन 42 का सब सेक्शन 6 का सब सेक्शन ए का क्राइटेरिया पूरा करने वाले बैंक को सेकेंड शेड्यूल बैंक माना जाता है। उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे मान लो गवर्नमेंट पीएसयू में आ गए, आपको पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, ये सारे भी सेकेंड शेड्यूल में शामिल बैंक हैं। आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब संकट के समय में बैंकों को फंड्स देता है, उसके लिए माना जाता है। और जो है 2019 का अमेंडमेंट, जिससे कि आरबीआई को एनबीएफसी पर ज़्यादा पावर और कंट्रोल और नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की। तो जो है इसका इनेक्टमेंट और एप्लीकेबिलिटी, इस पे पहले बात करते हैं। तो ओरिजिनली जो है ये एक्ट 1949 ये केम इन टू फोर्स ऑन 16 मार्च 1949, यानी कि ये जो है प्रभाव में 16 मार्च 1949 से आया है। रीनेम्ड हुआ है ये 1 मार्च 1966 से, और ये जो है जम्मू कश्मीर में भी लागू है 1956 से। अब इसके स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो जो शुरुआती दौर में था, इनिशियली अप्लाइड ओनली टू बैंकिंग कंपनीज, फिर 1965 में अमेंडमेंट किया गया और फिर ये जो है कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी एप्लीकेबल हो गया। और अभी जो है लास्ट अमेंडमेंट 2020 में किया गया है, जो कि ब्रॉड कोऑपरेटिव बैंक्स फुल्ली अंडर आरबीआई सुपरविजन। अब जो है सारे कोऑपरेटिव बैंक जो है पूरी तरह से आरबीआई के सुपरविजन में आ जाते हैं। एक्सेप्शन भी हैं इसके कुछ, उस पर भी बात करते हैं हम लोग। जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, उस पर आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी हुज मेन बिजनेस इज लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस, उस पर भी आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, चलिए इसके जो कुछ महत्वपूर्ण सुधार जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सन 2012 में इंट्रोड्यूस डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, डीफ जिसे बोला जाता है, फॉर अनक्लेम डिपॉजिट 10+ ईयर्स के लिए, उसके रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन किया गया है। 2017 में इंसर्ट सेक्शन 35AA एंड 35AB, RBI can direct bank to initiate insolvency
प्रोसीडिंग्स अंडर IBC 2016, इसके लिए भी अमेंडमेंट किया गया है। 2020 में स्ट्रेंथन रेगुलेट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स बाय RBI, 2020 में जो है कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट करने के लिए वो अमेंडमेंट किया गया है, जिसके तहत कि RBI का फुल्ली कंट्रोल सुपरविजन करने का जो पूरा पावर है वो प्रदान किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोऑपरेटिव बैंक्स पे। ठीक है, RBI पावर अंडर द एक्ट, तो जो सेक्शन 35 है वो पावर टू कंडक्ट एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन ऑफ बैंक वो प्रदान करता है। जो सेक्शन 35 है वो RBI को ये पावर प्रदान करता है कि किसी भी बैंक का एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन वो कर सके। पावर टू इशू डायरेक्शन, कंट्रोल, मैनेजमेंट, अमलगमेशन, वाइंडिंग अप और लाइसेंसिंग ऑफ बैंक, इसके लिए भी पावर RBI को प्रदान करता है कि किसी बैंक के मैनेजमेंट पे नियंत्रण मान लें, या उसका जो है विलय या फिर उसको बंद करना, नए बैंकों को लाइसेंस देना, इसका भी जो है पावर वो एक्ट प्रदान करता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मुख्य बिंदु अगर है उसकी बात कर लें तो प्रोवाइड ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया, उसको जो है जो भी बैंकिंग बिजनेस जो बैंक्स कर रहे हैं उनको एक कानूनी ढांचा प्रदान करना है। प्रिवेंट बैंक फेल्योर थ्रू मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, इंश्योर बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, सेफगार्ड डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, जो भी जमा करता है, जो पब्लिक है जिनका कि पैसा है, उनके इंटरेस्ट को, उनके हित को सुरक्षित करने का भी जो है कार्य इसके पास है। एम्पावर RBI टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज बैंक इफेक्टिवली। ठीक है, अभी जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से वो हम लोग देखेंगे। जैसे इसका इनएक्टमेंट कब किया गया था, तो 1949 में किया गया था, और लास्ट टाइम रीनेम किया गया है 1966 में। हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स इंक्लूड किया गया 1965 में, और फिर कोऑपरेटिव बैंक्स पे फुल कंट्रोल दिया गया, और वो 2020 के अमेंडमेंट के द्वारा। मेजर अमेंडमेंट्स कौन से हैं, तो 2012 का डीफ अमेंडमेंट है, जो कि मोर देन 10 ईयर से ज़्यादा जब डिपॉजिट पड़ा रहता है तो उसके संबंध में है। और फिर एक 2017 का IBC पावर का है, और फिर आपको है RBI पावर सेक्शन 35 AFI इंस्पेक्शन, वो किसी भी बैंक का फाइनेंशियल्स का या डेटा का जो है वित्तीय उसका इंस्पेक्शन करने का वो प्रदान करता है सेक्शन 35 के तहत। अब हम लोग बात करेंगे रिजर्व बैंक एज ए सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटर ऑफ बैंक्स और NBFC। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो RBI का वो इस प्रकार है कि RBI को RBI एक्ट 1934 के तहत जो है उसका सेक्शन 3 के तहत बनाया गया है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ किया गया था। ठीक है, इसका मेन काम है करेंसी इशू करना, बैंकिंग बिजनेस को एक्ट के हिसाब से मैनेज करना, और देश की फाइनेंशियल और लिक्विडिटी सिचुएशन को अच्छे से मेंटेन करना। ठीक है, शुरुआती जिम्मेदारी जो था रिजर्व बैंक का वो क्या था, तो वो था इशू ऑफ बैंक नोट्स, उसको रेगुलेट करना, प्रॉपर रिजर्व मेंटेन करना ताकि मॉनेटरी स्टेबिलिटी बना रहे, करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को मैनेज करना ताकि देश की इकोनॉमी को फायदा हो। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से RBI को क्या क्या पावर्स मिलते हैं, तो वो जो है RBI को रेगुलेटर और सुपरवाइजर बनाया गया है। वो बनाया गया है किससे, 1949 से के तहत किया गया है। और किसका बनाया गया, तो बैंकिंग सिस्टम का, जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसका सारे का रेगुलेटर और सुपरवाइजर RBI को बनाया गया है, और वो बनाया गया है RBI एक्ट 1934 के नहीं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। ठीक है, अभी इसी एक्ट जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसके तहत कुछ और भी पावर इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि लाइसेंस देना, किसी भी बैंक को बैंक खोलना, ब्रांच खोलने के लिए लाइसेंस RBI प्रदान करती है।
शेयर होल्डिंग्स और वोटिंग राइट्स पे कंट्रोल करना, बैंक बोर्ड और मैनेजरियल पर्सनल को अपॉइंट और रिमूव करना, बिजनेस ऑफ बैंक रेगुलेट करना। अभी जो कुछ मुख्य बड़े जो पावर हैं वो आरबीआई का एज ए रेगुलेटर और सुपरवाइजर वो क्या क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। पावर टू इशू बैंकिंग लाइसेंस, power of appointment removal of bank board personnel, power of regulate business of bank, power to give directions, guidelines and circulars, power to inspect supervise banks, power regarding audit of banks, power to collect furnish credit information, power related to moratorium amalgamation winding up of banks, power to impose penalty for non-compliance ऑफ बैंक्स। जैसे काफ़ी बार हम लोग देखे होंगे कि किसी पे केवाईसी या फिर अन्य तरह के नॉन कंप्लायंस के लिए काफ़ी फाइन बैंक मारती है, रिजर्व बैंक मारती है उन पे। चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। आसान भाषा में अगर हम समझें तो आरबीआई जो है वो आरबीआई इज नॉट जस्ट अ बॉडी दैट इशू करेंसी, इट इज ऑल्सो द रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द इंटायर बैंकिंग सिस्टम एंड एनबीएफसी। It has such power that it can grant license, make rules, conduct inspection, impose penalty, and if necessary, close or merge the bank. अब हम लोग आगे चलते हैं। गवर्नमेंट एज ए रेगुलेटर ऑफ बैंक। तो प्राइमरी रेगुलेटर कौन है? तो मेन रेगुलेटर जो है वो आरबीआई है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत काफ़ी पावर दी गई है ताकि वो सीधे या इनडायरेक्टली बैंक को रेगुलेट कर सके। ठीक है, गवर्नमेंट का जो रोल है वो आरबीआई में क्या है? तो आरबीआई के गवर्नर और सेंट्रल बोर्ड मेंबर्स की अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। जरूरत पड़ने पर गवर्नमेंट उन्हें रिमूव भी कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही आरबीआई की सोल शेयर होल्डर है, यानी उनका 100% स्वामित्व जो है आरबीआई में भारत सरकार का है। एरिया वेयर गवर्नमेंट हैज पावर की पॉइंट। अगर आरबीआई ने किसी बैंक के मैनेजरियल पर्सनल को रिमूव किया है सेक्शन 10B और 36A, तो उस पर अपील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास की जा सकती है। अगर आरबीआई ने किसी भी बैंक के पर्सन को अगर हटा दिया है तो फिर आप आरबीआई को अपील नहीं, सीधे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील कर सकते हैं। अगर आरबीआई ने किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है सेक्शन 22 या फिर फ्लोटिंग चार्ज सर्टिफिकेट डिनाई किया है सेक्शन 14A, तो बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाकर के अपील कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई की रिकमेंडेशन पर बैंक ऑपरेशन सस्पेंड कर सकता है या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कुछ प्रोविजन से एग्जम्पशन दे सकता है, जैसे कि सेक्शन 4 और 53 है। सेक्शन 6(1) के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नोटिफाई करता है कि बैंक बैंकिंग बिजनेस के अलावा कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। आसान शब्दों में समझें तो आरबीआई डे टू डे रेगुलेटर है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी स्ट्रॉन्ग पावर है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से सारे बैंकों पे और आरबीआई पे उनका कंट्रोल रहता है। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है गवर्नर, बोर्ड मेंबर और अपील अथॉरिटी भी वही है। अगर आरबीआई ने कोई भी चीज़ इम्पोज किया है किसी बैंक पे या किसी स्टाफ का रिमूव किया है या किसी चीज़ का सस्पेंशन है बैंक का लाइसेंस या कुछ, तो कोई भी बैंक जो है सीधे आरबीआई के पास न जा करके, अगर उसको आरबीआई के फैसले पर आपत्ति है तो भारत सरकार के पास जा सकती है। गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि बैंक और कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी बैंक कौन सा बिजनेस कर सकती है उसका डिसाइड जो है वो भारत सरकार कर सकती है। कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव बैंक्स, तो इसे हम लोग देखते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स का मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग का काम करती है। ये 3 तरह के होते हैं: प्राइमरी कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ड्यूअल कंट्रोल, दोहरा नियंत्रण। 1965 में सेक्शन 56 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है उसमें ऐड किया गया है कि कोऑपरेटिव बैंक्स अब आरबीआई के रेगुलेशन में भी हैं।
लेकिन इन पर दो तरह के कंट्रोल हैं, स्टेट गवर्नमेंट का और रिजर्व बैंक का। स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करती है, तो फॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी एक्ट जो है वो बनाने का और वो ये करने का वो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर। फिर आरबीआई जो है वो लाइसेंसिंग और बैंकिंग बिजनेस रेगुलेट करती है, क्योंकि वो बैंक्स भी हैं और बैंकिंग का काम भी कर रहे हैं। यानी एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट देखती है सोसाइटी मैनेजमेंट और दूसरी तरफ आरबीआई देखता है बैंकिंग का काम, जिससे कि हालिया 2020 के अमेंडमेंट में फुल सुपरविजन का पावर आरबीआई के पास दे दिया गया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 ये लागू हुआ है 26 जून 2020 से। इस अमेंडमेंट में आरबीआई के पास जो पावर है उसे और भी मजबूती मिली है। आरबीआई अब कोऑपरेटिव बैंक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग कर सकता है। सेक्शन 36 ट्रिपल ए के तहत आरबीआई कोऑपरेटिव बैंक्स का रिवाइवल प्लान कर सकता है और डिपॉजिटर्स की सुरक्षा कर सकता है। कोऑपरेटिव बैंक्स को अब कैपिटल रेज करने की अनुमति भी है, प्राइवेट पब्लिक इशू, प्रेफरेंशियल शेयर और डिवेंचर से। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का रोल अभी भी है, जैसे ये अमेंडमेंट स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की पावर को खत्म नहीं करता है, यानी मैनेजमेंट साइड पर स्टेट गवर्नमेंट की पावर बनी हुई है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड वाइंडिंग अप, अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक DICGC एक्ट, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो आरबीआई को पावर है कि वह ऐसे बैंक को वाइंड अप कर सके। ठीक है। जो DICGC है यही हमें सरकारी बैंक हैं या जो भी सेकंड शेड्यूल बैंक है उसमें जो है ग्राहकों के पैसा को एक निश्चित अमाउंट तक गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। साधारण शब्द में अगर देखें तो कोऑपरेटिव बैंक्स पर ड्यूअल कंट्रोल होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का और एक रिजर्व बैंक का। रिजर्व बैंक ऑपरेशंस को डील करती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मैनेजमेंट को डील करता है। ठीक है। 2020 का जो मैनेजमेंट अमेंडमेंट है उसमें आरबीआई को कोऑपरेटिव पे सुपरविजन करने का पूरा अधिकार दे दिया गया है और अब ये बैंक्स कैपिटल मार्केट से भी पैसा रेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मॉड्यूल ए का यूनिट 1। अभी हम अगले वीडियो में इसी यूनिट 1 से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर वन लाइनर जैसे करेंगे। ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।